नमस्कार, मैं हूँ रमेश भट्ट। बजट सत्र इस बार गैरसैंण में होने जा रहा है 13 से 18 मार्च के बीच। और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे, खासकर राज्यपाल का अभिभाषण, बजट पे चर्चा, विनियोग विधेयक का पारित होना और किन किन मुद्दों पे महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी जी मौजूद है। ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपसे बेरोजगार संघ के कुछ युवक मिले हैं और उन्होंने आपसे डिमांड की है कि साहब, ये जो पूरा नकल का जो नेक्सस है और कैसे हम एक ट्रांसपेरेंट एग्जाम करा सकते हैं, उस पे सदन को चर्चा करनी चाहिए। इस पे आप थिंक करने जा रही हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा इशू है उत्तराखंड की यंग आबादी के लिए और विधानसभा को इस पे चर्चा करनी चाहिए। देखिए, कल कुछ बच्चे मुझे मिलने आए थे एंड उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनको मैंने भी समझाया कि आप लोग शांति से, धैर्य से इस पर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहिए। जहाँ तक सदन का मामला है, वहाँ पर अगर कोई विधायक इसको उठाना चाहता है, पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। दूसरा एक और मुद्दा जो है कि क्या ये जो नकल विरोधी अध्यादेश आया था, जो बाद में सिग्नेचर के बाद कानून बन गया, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर आपको विधानसभा से पारित कराना पड़ता है। क्या हम इसी सत्र में माने कि ये इस पे चर्चा होगी और ये पारित हो जाएगा? जी, मुझे भी लगता है और होना भी चाहिए, क्योंकि विद इन 6 मंथ्स अदरवाइज़ वो कानून नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है इस सत्र में ज़रूर आएगा। एक और बात, जब मैं कल आम लोगों से बात कर रहा था, उनका ये कहना था कि गैरसैंण को हम क्या मानकर चलें? वो ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बन गई है, बट क्या हम, हमारा सीरियस थॉट है गैरसैंण को लेकर। आपका ओपिनियन क्या है कि गैरसैंण को आगे हम फ्यूचर में एक परमानेंट राजधानी के तौर पे देखेंगे या एक ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, 365 दिन में हम 5 दिन जाके वहां पर कोई सत्र कर लेंगे? आपका अपना ओपिनियन क्या है? देखिए, गैरसैंण का मुद्दा हम सभी उत्तराखंड वासियों के साथ जुड़ा हुआ है, भावात्मक मुद्दा है। डेवलपमेंट उस इलाके का होना चाहिए। अब वो चाहे हम कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ लेके आएँ, चाहे रूरल डेवलपमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स वहाँ लेकर आएँ, बिकॉज़ बेसिकली इट्स अ रूरल एरिया। तो किस तरह से वहाँ डेवलपमेंट और हो सकता है, उस पर सरकारों को काम करना चाहिए, सोचना चाहिए। और जहाँ तक स्थायित्व का मामला है, धीरे-धीरे उस तरफ शायद कदम उत्तराखंड बढ़ा रहा है। लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मैम वहाँ पर है, हमने हज़ारों करोड़ रुपए वहाँ पर खर्च किए हैं और सिर्फ 5 से 7 दिन अगर हम वहाँ पर सत्र चलाते हैं, तो बाकी दिन क्या? वो पूरा जो एसेट्स आपने जनरेट किया, उसकी मेंटेनेंस है, उस पे आपको लगता है कि हम कुछ और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सो दैट कि आपने एक एसेट क्रिएट किया, कुछ तो उससे आपको स्टेट को फ़ायदा मिले? इसमें मेरी चर्चा हुई है, बहुत लोगों से चर्चा इस विषय पर हुई है कि कम से कम 5 से 6 महीने गैरसैंण में कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहने चाहिए। चाहे वो चिंतन शिविर हों, चाहे वो किसी विभाग द्वारा मीटिंग्स हों, बड़ी मीटिंग्स हों, चाहे हम कुछ अकेडमी के साथ कर पाएँ, कॉलेजेस के साथ कर पाएँ, स्कूल्स के साथ कर पाएँ। आई एम होपिंग इन द नेक्स्ट 6 टू 1 मंथ टू एन ईयर हम कुछ इसमें एक कुछ बना पाएंगे, एक प्लान बना पाएंगे, जिसके तहत हम गैरसैंण को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से और जनता के लिए यूज़ कर पाएँ। इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ मैं अगले 6 महीने से 1 साल में प्लानिंग करूँगी। चूंकि ये बजट सत्र है और सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है, आपका बजट आने वाला है, मैं एक फिगर देख रहा था लास्ट 5 ईयर्स की। अगर आप देखेंगे, हम हर साल बजट का आकार तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो बजट खर्च करने की हमारी क्षमता है, उसमें हम बहुत पीछे दिख रहे हैं। अगर एक एवरेज में 5 साल का उठा लूं मैम, तो वो 65% के आसपास आता है। आपको लगता है कि 35% बजट खर्च ना होना ये बड़ी चिंता का विषय है और विधानसभा को इसे टेकअप करना चाहिए कि भाई क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि 5 साल एक लंबा समय हो सकता है। चलिए 1 2 3 4, तो आपको लगता है ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है? एज ए स्टेट हमें इस पे सोचना होगा बहुत गंभीरता से। Absolutely. If 35% of the budget is not being utilized, a cause of concern तो है ही। इस पर चाहे सरकार हो, अफसर हो, सबको मिल बैठकर इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा कि किस तरह से हम अपना बजट पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि बजट जनता की भलाई के लिए होता है, जनता के लिए होता है। तो अगर हमने बजट पास किया है, तो निश्चित तौर पर पूरा बजट जनता के हित में इस्तेमाल होना चाहिए। एंड आई एम श्योर the governments are looking at it, the bureaucracy is looking at it.
एक और चिंता का जो कारण है वो ये है कि अगर आप देखेंगे कि पिछले 2-3 महीने में कई जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, खासकर जोशीमठ में जो भूधसाव हुआ। आप इसरो की मानचित्र रिपोर्ट देख लीजिए या केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की रिपोर्ट देख लीजिए या वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देख लीजिए या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट देख लीजिए। सब ने ये इशारा किया है कि साहब, अगर भूस्खलन और भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड बहुत ही संवेदनशील है और उन्होंने तो कैटेगराइज भी कर दिया है कि जोशीमठ जैसे हालात अल्मोड़ा और उत्तरकाशी के हो सकते हैं। रुद्रप्रयाग और टिहरी जो है भूस्खलन से कंट्री में टॉप 1 और 2 में है। आपको लगता है इस विधानसभा को इस पे सीरियसली बात करनी चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को, कि साहब कैसे हम अपने पहाड़ को बचाएंगे, पहाड़ के लोगों को बचाएंगे? इट्स अ वेकअप कॉल। जोशीमठ शुड बी अ वेकअप कॉल फॉर एवरीबडी, सारे उत्तराखंड वासियों के लिए इट्स अ वेकअप कॉल। और अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट्स सरकार को, गवर्नमेंट्स को दी हैं, तो सरकार को, ब्यूरोक्रेसी को मिलकर एक प्लान बनाना चाहिए जिसके तहत किस तरह से इसकी रोकथाम हो सकती है। बिकॉज टेक्नोलॉजीज़ बहुत हैं आजकल। क्योंकि जोशीमठ हुआ है तो अल्मोड़ा भी होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देयर आर वेज एंड देयर आर वेज। तो तरीके हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करके किस तरह से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। अवेयरनेस किस तरह से लोगों के बीच में डाल सकते हैं कि जहाँ 2 मंजिल बननी चाहिए थी वहाँ 4 मंजिल क्यों बन गई। इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन भी लोगों के साथ होना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छी बात है कि ये रिपोर्ट्स बाहर आई हैं, ये रिपोर्ट्स मिली हैं, सरकार को दी गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर कोई ना कोई काम कर रही होगी। अब मान लीजिए अगर सरकार इनिशिएट नहीं कर सकती, एज ए विधानसभा स्पीकर आप पीठ से कह सकती हैं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मेरे राज्य का इशू है, इसलिए इस पे हमें बातचीत करके क्या रास्ता निकाल सकते हैं, हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए। और मुझे लगता है वो सही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लार्जर पर्सपेक्टिव में बात हो सकती है। एब्सोल्युटली इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां हम लोग उत्तराखंड के हित की बात कर सकते हैं, उत्तराखंड के भविष्य की बात कर सकते हैं, कैसे उत्तराखंड और अच्छा हो, कहाँ इस तरह की चीज़ें ना हो, इस तरह की आपदाएं ना आए। एब्सोल्युटली सदन एक पटल है जहां पर ये बातचीत हो सकती है, डिबेट हो सकती है, और मैं आशा करती हूँ कि इस तरह की चीज़ होगी। एक कॉज ऑफ कंसर्न जो मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए है, जो पार्लियामेंट या विधानसभाओं में जो डिस्कशंस होते हैं, जो नियम कायदे कानून पे चर्चा होती है, उसके लिए बहुत उत्साहजनक तरीके से देखता है। बट जब मैं उत्तराखंड की विधानसभा को देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि क्या हम कुछ और इश्यूज पे डिस्कस कर सकते थे, कुछ और हम लोग क्रेडिबल बातें वहाँ पर कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर हम साल में 13 से 15 दिन एवरेज अपना विधानसभा सत्र चलाते हैं तो ये हम सब के लिए सोचने का विषय है कि हमें ज़्यादा इश्यूज पे बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि साहब विधानसभा सत्र चले और वहाँ पर हमारी मुद्दे उठाए जाएं। देखिए, सत्र चलेगा जितना बिजनेस होगा। सरकार बिजनेस लेकर आएगी तो सत्र चलेंगे। डिस्कशंस होने चाहिए और होते भी हैं। देखिए, ये कह देना क्योंकि हम 4 दिन या 5 दिन ही सत्र करते हैं तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट डिस्कशंस नहीं होते, ऐसा नहीं है। हम जब दिन में 8-8 10-10 घंटे बैठते हैं सदन में, हम लोग बैठते ही हैं, और उस 8 या 10 घंटे में उत्तराखंड की हित की बात होती है, चीज़ें उठती हैं, बहुत से मामले उठते हैं, पूरी तरह से डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, सरकार जवाब देती है। तो बहुत आइडियल होगा कि हम 40 दिन करें, 50 दिन करें, लेकिन ये नहीं है कि अगर हम 13 दिन या 14 दिन कर रहे हैं तो मुद्दे नहीं उठ रहे हैं या इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ डिस्कस नहीं हो रही हैं। मुद्दे उठ रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि हम कुछ वहाँ करते नहीं हैं। वी आर सिटिंग फॉर 8 आवर्स, 8 से 10 घंटा आदमी बैठता है वहाँ। तो उस वक्त उत्तराखंड की हित, उत्तराखंड की जनता के हित की बात होती है। ठीक है, आप कह रही हैं जो पार्टिसिपेशन लेवल है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा होता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम स्थायी हो गए हैं तो अब हम या हम बहुत वंडरफुल कर रहे हैं। एवरी डे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो उसी आशा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज हमने ऐसा किया, कल हम और अच्छा कर सकते हैं। आपसे कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, उन्होंने विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के बारे में आपसे रीथिंक करने की बात की थी, तो उस पे आपने कोई विचार किया? देखिए, ये मामला सब जुडिस है, इट्स इन द कोर्ट नाउ। तो कोर्ट में जब मामला है तो मैं इस पर कोई भी कमेंट अभी करना नहीं चाहूँगी। कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो मेरे लिए, इट इज़ अ डिसीजन। तो वो अगर जो भी निर्णय लेते हैं उसके साथ मैं खड़ी हूँ। बट वो ज़्यादातर ये जो डिस्कशन है कि साहब ये अधूरा न्याय है,
बिकॉज प्रोसेस सेम था और वो 2000 से फॉलो हो रहा था, इसलिए सबको बराबर की सज़ा मिले। तो ये जो 2016 से 2022 तक के लोग हैं, ये एक तरह से विक्टिम हो गए, और जिन लोगों ने ये अवैध भर्तियां की उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप इसे कोर्ट में छोड़ेंगी, या आपका अपना कोई ओपिनियन है कि नहीं साहब जस्टिस तो होना चाहिए? जस्टिस होना चाहिए और इसीलिए काम हो रहा है, जस्टिस के लिए ही तो काम कर रहे हैं हम लोग। और जहाँ तक 2016 से पहले की बात है, आप लोग कमेटियाँ की रिपोर्ट पढ़िए भाई। मैं मीडिया से निवेदन करना चाहती हूँ, आप लोग अपने कमेंट्स करते हैं, आप लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं, पोर्टल्स पे चलाते हैं, अखबारों में लिख रहे हैं, आप में से कितने लोगों ने कोटिया कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है? स्टडी व्हाट हैपेंड इन 2011, पढ़िए उसको और देखिए सरकार ने किस तरह के निर्णय लिए है और आप कैसे इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, मेरे समझ से परे है। आप उसको देखिए, पढ़िए और उसके बाद आप पे कोई आपको ओपिनियन बनाना है, आप बनाइए, एंड देन कम एंड क्वेश्चन मी। देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन द टू अपॉइंटमेंट्स, एंड इफ देयर इज एन इशू लेट पीपल गो टू कोर्ट और कोर्ट डिसाइड करेगा। इसमें मैंने एक निर्णय लिया क्योंकि मैं उस चीज़ को, उस निर्णय के पीछे मैं खड़ी हूँ और आज भी खड़ी हूँ। उसमें मैं अगर मैं गलत हूँ तो कोर्ट कहेगा आप गलत हैं, लेकिन मुझे अभी लगता है कि मैंने जो निर्णय लिया है वो रूल्स और रेगुलेशंस के लिए लिया है। मेरे को 228 लोगों के साथ कोई पर्सनल मेरी उनसे लड़ाई नहीं है, मेरी सहानुभूति है, लेकिन इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट वो इस जो रूल्स तोड़े गए या सिस्टम्स खराब हुए वो इनके समय में हुए। तो अब हम उस सिस्टम को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी जिम्मेवारी 8 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ भी है, उनके साथ भी तो अन्याय हुआ, उनको मौका नहीं दिया गया। सो आई डोंट थिंक, मैंने अपने निर्णय के साथ खड़ी हूँ। अगर कोर्ट मानता है कि मैं गलत हूँ, मैं उसको भी एक्सेप्ट करूँगी और खुले आर्म्स के साथ एक्सेप्ट करूँगी। लेकिन सब जुडिस है, इसलिए बहुत मैं इसमें कहना नहीं चाहती हूँ, बट इट इज़ नाउ इन द कोर्ट्स, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। मैम एग्री, एक जो पर्सपेक्टिव है वो पर्सपेक्टिव ये है कि जिन्होंने रूल्स ट्वीक किए वो तो खुले घूम रहे हैं ना। तो एक आम आदमी को ये लगता है कि साहब जो पावरफुल लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक रूल है, उनके लिए दूसरा कानून, और जो आम आदमी है जो दो रोजी रोटी के लिए नौकरी कर रहा है उसके लिए दूसरा कानून। तो ये भारत जैसे लोकतंत्र में अगर इस तरह की पिक्चर सामने आती है तो नेचुरली लोगों के मन में एक सवाल उठता है। मेरा काम विधानसभा तक सीमित है। विधानसभा में मैं जो निर्णय ले सकती थी मैंने वो निर्णय लिया। इसमें किसने क्या क्या नहीं किया उसमें आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड। मेरा उसमें आई कैन नॉट टेक अ कॉल ऑन दैट। विधानसभा अध्यक्ष अपनी विधानसभा तक कॉल ले सकती है और मैंने वो कॉल लिया बट है। योर ओपिनियन, आपकी ओपिनियन बहुत मायने रखती है मैम। I refuse to give any kind of opinion on that. I have made it very clear that these appointments were wrong. Now, after that, it is the decision of whoever to take a call. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, जयराज कमेटी की फाइनल रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? आपने उन्हें कोई डेडलाइन दी है? जल्द आएगी, उस पे वो काफ़ी समय से लगे हैं और विधानसभा सत्र के बाद मैं लौट कर फिर उनसे एक बार मिलती हूँ और फिर देखते हैं कि कब तक वो हमें रिपोर्ट दे देंगे। आई एम होपफुल इट विल बी क्विक। थैंक यू मैम। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी ने तमाम मुद्दों पे स्पष्ट साफगोई तरीके से अपनी राय रखी है, और उनका कहना है कि अगर 13 दिन भी सत्र चलता है और 8 से 9 घंटे अगर जनप्रतिनिधि बैठते हैं, कुछ महत्वपूर्ण मसलों पे बात होती है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लोगों को भी विधानसभा का सत्र जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपसे जुड़े मुद्दे वहां पर उठाए जाते हैं। ये बजट भी आपके टैक्स के पैसे से ही सामने आता है, तो इससे थोड़ा इंटरेस्ट जगाइए कि इस तरह के बजट सत्र को आप सुनिए, राजभाषा का अभिभाषण सुनिए, क्योंकि सरकार अपना रोड मैप लेके आती है। और मैं समझता हूं अगर हम थोड़ा दिलचस्पी दिखाएंगे तो जनप्रतिनिधि भी थोड़ा अकाउंटेबल बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास इंटरव्यू को देखने के लिए।